सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ग्रेटा थुनबर्ग के कोट के साथ। ग्रेटा कहती है यू कैन नॉट सॉल्व अ क्राइसिस विदाउट ट्रीटिंग इट एज अ क्राइसिस। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है चाहे वो कैसी भी हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है, तुम्हें उसे प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, तभी जो है तुम उसका सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आओगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज की जब बात करते हैं तो जो यूएसए है वो क्लाइमेट चेंज को प्रॉब्लम समझता ही नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेगा। इसीलिए जो यूएसए है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें थोड़ा सा पीछा खिसकते हुए नजर आता है। और हमारे ट्रंप जी ने तो पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल ही कर लिया है। तो यही जो है आज का टॉपिक है, यूएसए ने जो विड्रॉल करा है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्लाइमेट चेंज का क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इसका जो कोट का जो मीनिंग था वो तो समझ गए होंगे कि सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको उसे प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, तभी जो है आपका जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आज के एडिटोरियल डिस्कशन से क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पेरिस विड्रॉल जो यूएसए ने कर लिया है उसके ऊपर कि ये जो हमारा UNFCCC है, क्लाइमेट चेंज के जो इनिशिएटिव्स हैं उनका होगा क्या ट्रम्प के बिना, उससे रिलेटेड आज का एडिटोरियल पूरा डिस्कस करेंगे। यूपीएससी सीएपीएफ के लिए, यूपीएससी सीएपीएफ के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है अपने आप में ही एक हॉट बर्निंग टॉपिक है और उसको तो बिल्कुल हम छोड़ नहीं सकते। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं धीरे धीरे उसको भी हम समझते हैं, क्योंकि हमारा डिस्कशन का उद्देश्य बेसिकली यही होता है, एम यही होता है कि हमारे नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, जैसे जैसे अपनी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता जाएगा। और वही जो है हमारी एजुकेशन का पर्पस होता है, चीज़ों को सरल बनाना, इजी बनाना, ना कि टफ बनाना। ठीक है, तो चलो डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो नॉलेज पूल है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे डिफरेंट डायमेंशंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसको कनेक्ट भी कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हम कर रहे हैं तो अपना जो है पेपर 2 ईजी हो ही जाएगा। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारी चीज़ें समझ आने लग जाएगी और पेपर 2 आपके लिए एक ऐसा गेम बन जाएगा कि आप जब चाहे आप पेपर 2 लिख पाए। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हमें पता है जो यूएसए विड्रॉल कर चुका है पेरिस एग्रीमेंट से। जो ट्रम्प था 2017 के अंदर डिसाइड करा था कि भाई पेरिस एग्रीमेंट से मैं विड्रॉल करूंगा, और ऑफिशियली जो है 2020 के अंदर विड्रॉल कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा एडिटोरियल बोलता है। तो जिस बच्चों को नहीं पता कि यार ये पेरिस एग्रीमेंट क्या चीज़ है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं अभी नई नई तैयारी चालू कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये UNFCCC होता क्या है, ये पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो एकदम बेसिक देखो बच्चों समझो, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को बेसिकली रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, UNFCCC। ठीक है, UNFCCC क्या करती है, क्लाइमेट चेंज से जितने भी रिलेटेड मैटर्स होते हैं ये डील करती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ लो, क्लाइमेट चेंज का जैसे ही नाम आ जाए, ग्रीन हाउस गैस का जैसे ही नाम आ जाए, तो अगर ये वाली ऑर्गेनाइजेशन हो तो यही उसका आंसर होगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब वाद हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होगा। उसके बाद UNFCCC की हर साल एक कॉप होती है। कॉप क्या होती है, कॉप बेसिकली मीटिंग होती है, क्योंकि बिना मीटिंग के डिसाइड कैसे करेंगे। ठीक है, हर साल मिलते हैं मेंबर, चाय वगैरह पीते हैं और डिसाइड करते हैं भाई कितना जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना रोकना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी की 21st जो कॉप हुई थी पेरिस के अंदर हुई थी, तो पेरिस के अंदर एक एग्रीमेंट अडॉप्ट हुआ था, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट। उसी के अंदर थोड़ा सा डिसाइड करा था कि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और कोशिश करेंगे कि 1.5 तक रोक लें इसको। ठीक है, तो यही सारी चीज़ यहाँ पे इसके अंदर हुई थी। ठीक है, तो इसके अंदर हुआ था, ये बाइंडिंग टारगेट था कि भाई रोकना पड़ेगा, ये बाइंडिंग था कि रोकना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज को। तो यूएसए था बाइंडिंग चीज़ों पे, यूएसए तो वैसे ही थोड़ा सा घुटन फील करता है, तो यूएसए ने विड्रॉल कर लिया। 2015 में ये हुआ था, 2015 में ये हुआ था पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, 2017 में जो यूएसए था उसने विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल करने की घोषणा की ऑफिशियली 2020 में कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि भाई यूएस की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, यूएस की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री है, सबसे पैसे वाली कंट्री है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी, और इकोनॉमी के साथ साथ वो सबसे ज़्यादा जो है हिस्टोरिकली जो है सबसे ज़्यादा तो इस 20% अराउंड जो है CO2 में एमिट किया है। देखो, डेवलपिंग कंट्री है, रिच कंट्री है, तो कैसे रिच करिएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा तो कोयला तो जलाई ही होगा फैक्ट्री चलाने के लिए, कोयला जलाएंगे तो CO2 तो निकलेगा ही, ग्रीन हाउस गैस निकलेगी, तो ग्रीन हाउस गैस निकलेगी तो क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा। तो ये जो है कॉन्ट्रीब्यूटर है 20% जो क्लाइमेट चेंज हमारा हो रहा है उसमें। ठीक है, 20% सिर्फ एक कंट्री जो है
वो कंट्रीब्यूट करती है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन है इसका क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो इसकी तो जिम्मेदारी बनती ही बनती है कि भाई इसके लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे इसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रखी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि UNFCCC जो है वो क्या करता है, बेसिकली क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रयास करता है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है अपनी डेवलप हो रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, उनको डेवलप्ड कंट्री से पैसे लेके फंड और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने का बेसिकली ये UNFCCC काम करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ वैसा काम करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, फंड और टेक्नोलॉजी देने का काम करेगी। अगर USA निकल जाएगा तो फंड कौन देगा, 20% तो USA ने करा है, तो पैसा भी तो उसको ही देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है USA हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पे भी एग्जाम्पल के थ्रू बता रखी है, ठीक है। जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड आया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड आया था, उसके अंदर बेसिकली डिसाइड करा था पैसे दिए आएंगे। USA ने प्रॉमिस करा 3 बिलियन देगा, लेकिन सिर्फ अभी तक 1 बिलियन दिया है और अब ये भी स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि हमारा जो प्रयास है, होगा क्या, हमारा जो प्रयास है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, वो कहीं ना कहीं हिंडर हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। किसकी वजह से, USA के विड्रॉल की वजह से, क्योंकि USA क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर है। मेजर कंट्रीब्यूटर है तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पैसे सबसे ज़्यादा हैं, तो वही जब पैसे देगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तभी हम जो है टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आएंगे, क्लीनर एनर्जी जो है लेके आएंगे। नहीं तो हमारा तो कोयला जलता ही रहेगा। आपको पता ही है 70% कुछ हमारी जो एनर्जी है, 60 to 70% एनर्जी तो कोयले से आती है, ठीक है। अगर इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, क्योंकि सारी इकोनॉमी तो हमारी एनर्जी पे डिपेंड करती है, अगर इसको क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हमें टेक्नोलॉजी तो चाहिएगी और फंड चाहिएगा। और ये प्रोवाइड कौन कराएगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, जैसे USA। अब USA विड्रॉल कर लेगा तो ये सारी प्रोसेस जो है वो तो हिंडर हो जाएगी। तो ये मेन रोल है USA का, ठीक है। समझ लिया होगा बच्चों आपने USA किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ भी बता रखी है, देखो USA का जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। देखो 1992 से 2005 तक के अंदर जो इसका जो एमिशन था वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था, देखो बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल वो भी हमारे UNFCCC का ही एक पार्ट है। इसको USA ने रेटिफाई नहीं किया था। और पेरिस एग्रीमेंट आपको पता ही है, पेरिस एग्रीमेंट में तो रिस्पॉन्सिबली जो था उसे एमिशन कट करना था, हमने देखा था। तो USA ने विड्रॉल कर लिया क्योंकि बाइंडिंग टारगेट को एक्सेप्ट करने के लिए वो इच्छुक ही नहीं है, जो हमने अभी डिस्कस करा था, वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। अब देखो ये ट्रम्प को हमेशा ब्लेम करते हैं कि जो ट्रम्प आता है उसी के टाइम पे ये होता है, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल कर लेता है USA। तो बाइडन के टाइम पे तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा। यहाँ पे वो भी बता रखा है बाइडन का भी, देखो बाइडन के टाइम पे भी, ठीक है, बाइडन के टाइम पे भी जो USA था वो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर बन गया था। देखो अब एक चीज़ देखो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या नेचर में, ये विरोधाभासी नहीं है क्या। देखो हमें करना है क्या, हमें CO2 का एमिशन रोकना है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रोकना है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेस हमें पता है भाई, कोयले वगैरह जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनसे होती है। अब जो USA है बाइडन के टाइम पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था, तो ये जो क्लाइमेट का जो प्रॉमिस करा था वो तो उसके तो अपोजिट जा रहा है ये सारी चीज़, तो यही यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। उसके बाद देखो COP29 पे बाकू में जो हुआ था, उस टाइम पे भी जो USA था और उसके सारे जो साथी दोस्त थे डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री से हम मांग करते हैं पैसे और टेक्नोलॉजी की। दो चीज़ें चाहिए हमें, क्या चाहिए, क्लाइमेट चेंज की जब भी बात आए तो बच्चों डेवलपिंग कंट्री इंडिया को दो चीज़ें चाहिए, पैसा दो, टेक्नोलॉजी दो, और सारी चीज़ हम खुद कर लेंगे। बस ये चीज़ हमेशा याद रखना, यही हमारी डिमांड रहती है। तो COP29 हुआ था, हमने सोचा था कि भाई उस टाइम पे हमने डिस्कस भी करा था इस चीज़ को एडिटोरियल में, कि उस टाइम में हमने सोचा था कि एक नया जो है क्लाइमेट से रिलेटेड इनिशिएटिव आएगा तो हमारे पास पैसे आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी। लेकिन यहाँ पे USA और उसके जो दोस्त लोग हैं, डेवलप्ड कंट्री बेसिकली बोलेंगे, तो उन्होंने जो क्लाइमेट का जो टारगेट था कहीं ना कहीं उसको नीचे की तरफ खींच रहे थे, कि जितना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को उससे बहुत कम दे रहे थे। जस्ट 300 बिलियन पे जो है मामला सेट हुआ था, ठीक है। तो ये इनफ नहीं है, हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जो अब टाइम चल रहा है, ठीक है, इसके लिए ये 300 बिलियन कुछ भी नहीं है। ये उस टाइम की बात थी जब हम $100 बिलियन की बात करते थे ईयरली। अब जो है अब बहुत ज़्यादा डिमांड है, 1000 कुछ चल रहा था, हमने शायद लास्ट टाइम डिस्कस करा था। तो एडिटोरियल में बस यही बता रखा है कि ये जो है इनसफिशिएंट है, जितना जो USA उसके एलीज या डेवलप्ड कंट्री जो प्रोवाइड करा रही हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, मिटिगेशन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सम नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे बता रखा है।
और यहाँ पे ये भी बता रखा है कि यूएसए ने एमिशन रिड्यूस करने के लिए प्लेज भी लिया था कि 60% तक रिड्यूस कर लेगा 2005 के लेवल तक 2035 तक। लेकिन यूएसए ने प्लेज लिया, ये सारी चीज़ हुई, लेकिन कर क्या रहा है यूएसए? देखो कर रहा है ये, यूएसए ने प्लेज वगैरह सब ले लिया, लेकिन विलो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया। विलो प्रोजेक्ट क्या करेगा कि ऑयल निकालेगा, वही चीज़ कि कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर में कमिटमेंट ले रहे हैं हम कि पानी को बचाएंगे और ग्राउंड वाटर निकाल के खेतों में लगा रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो है एक्शंस हो रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो देखो आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि यूएसए जो है क्लाइमेट चेंज को लेके सीरियस नहीं है, चाहे वो बाइडेन का टाइम हो चाहे वो ट्रम्प का टाइम हो। ट्रम्प के टाइम पे तो वो आउटराइटली सारी चीज़ों को करता है, विड्रॉल कर लेता है, एकदम फंड वगैरह बंद कर देता है। बाइडेन के टाइम पे भी यही सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो फेज में हुई है कि बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, कॉन्ट्राडिक्टरी वाली चीज़। ठीक है, ये यहाँ पे बता रखी है। दो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? देखो साफ सीधी बात है कि अगर अगर यूएसए सपोर्ट नहीं देगा, डेवलप्ड कंट्री सपोर्ट नहीं देंगे, तो क्लाइमेट से हम मिटिगेट कैसे करें, क्लाइमेट से हम निपटेंगे कैसे? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उसी के लिए हमें है। और ये यूएस का जो है हमने देख ही लिया कि या तो बाइडेन के टाइम में इनेक्शन होता है और ट्रम्प के टाइम में विड्रॉल हो जाता है। तो ये दोनों ही जो है मतलब या यूएसए जो है क्लाइमेट चेंज को लेके इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है जितने ज़्यादा हमें लगते हैं कि होने चाहिए। लेकिन करते क्या है ये? देखो करते ये बेसिकली ये है कि खुद कोई एक्शन नहीं करते और सारा जो ब्लेम है, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज पे थोप देते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस करा था सीबैम, ठीक है, हमने सीबैम डिस्कस करा था। सीबैम जो उन्होंने लगाया वो लगाने का मकसद क्या था कि कार्बन एमिशन को कम कर दे, ठीक है, क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करें, ठीक है। लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं? ये खुद दोगलापंती कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो ये चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जितनी भी हैं, चाहे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये जो है डेवलपिंग कंट्री जो है ये जो एमिशन रिड्यूस कर दें अपना, ठीक है। हमने अभी देखा था यूएसए का तो एमिशन रिड्यूस हुआ नहीं, ठीक है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को चाहते हैं कि ये जो है अपना एमिशन रिड्यूस कर दें, क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट कर ले, ठीक है। ये चाहते हैं। फंड ये देते नहीं, टेक्नोलॉजी ये देते नहीं, और हमसे चाहते हैं क्या कि हम जो है एमिशन को रिड्यूस कर दे, और इसके लिए हमारे ऊपर टैरिफ वगैरह भी लगाते हैं, जैसे सीबैम हमने कल देखा था, ठीक है। तो हमारा जो है इकोनॉमी को इफेक्ट करने की सारे ये प्रयास करते हैं। उसके ऊपर ये जो है ये प्रेशर क्रिएट करते हैं कि डीप कार्बनाइज करें अर्ली। सीबैम हमने देख लिया, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है, ये चीज़ हमने देख ली दोगलापन वाला, कि एक तरह तो जो है खुद जो है एमिशन बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है विलो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया, बैरल ऑयल निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये करे जा रहे हैं, लेकिन हमसे क्या चाहते हैं? हमसे ये चाहते हैं कि हम जो है क्लीनर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो हमारे जो क्लाइमेट डिप्लोमेट्स हैं वो यूएसए को लेके थोड़ा सा असमंजस में है, क्योंकि एक तरफ तो निराशा है, दूसरी तरफ थोड़ी सी उम्मीद भी है, क्योंकि यूएसए जो है कैपिटलिस्टिक कंट्री है, और अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप होंगी। तो उम्मीद ये है कि जो यूएसए है वो कंप्लीटली विड्रॉल नहीं करेगा, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह लेके आएगा। उसकी जो कैपिटलिस्टिक वो जो है ब्रांच है, उसके जो एंटरप्रेन्योर्स है, उसके जो स्टार्टअप्स वाले हैं वो नई नई चीज़ें लेके आएंगे ताकि ग्रीन इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो, ठीक है। तो उम्मीद है यूएसए से, अभी भी एकदम वैसा नहीं है कि यूएसए एकदम कुछ भी नहीं करेगा क्लाइमेट को रोकने के लिए। उम्मीद है क्योंकि यहाँ पे यूएसए का थोड़ा सा फ़ायदा दिखते हुए मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी निराशा भी है क्योंकि विड्रॉल कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो मोटा मोटी हमने सारी चीज़ बेसिकली वो चीज़ तो समझ ली जो मेन इशू है इसका, क्या कि दोगलापन जो डेवलप्ड कंट्री है उनका, ठीक है। कैसे यहाँ पे भी बता रखा है कैसे। देखो जो ये कंट्री है, ऐसा नहीं है कि ये जो कंट्री है फुल्ली जो है वो क्लीन एनर्जी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इनको भी हमने देख लिया, यूएसए का तो देख लिया था, यहाँ पे भी दिखा रखा है कि यूएसए भी की जो 80% एनर्जी है और यूरोपियन यूनियन की जो 70% एनर्जी है वो कहाँ से आती है? वो भी तो फॉसिल फ्यूल से आती है, ठीक है। हमने देखा था सीबैम लगा दिया हमारे ऊपर कि हम जो है क्लीन एनर्जी को यूज़ करें, और खुद की एनर्जी कहाँ से आ रही है? खुद की एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आ रही है, ठीक है। जब रशिया से हम ऑयल खरीद रहे थे तब भी जो यूरोपियन यूनियन थी कितना इंडिया को क्रिटिसाइज करा था, लेकिन वो उसी टाइम पे जो यूरोपियन यूनियन था
ये रशिया से गैस ले रहा था, ये रशिया से गैस ले रहा था। तो ये क्या है, यही तो दोगलापन है कि हमसे तुम चाहते हो कि हम जो है पूरी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व कर दें, डेवलपिंग कंट्री सॉल्व कर दें, और जो तुम हो ना तो हमें फंड दो ना हमें टेक्नोलॉजी दो। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि स्टडी 2024 की जो स्टडी है, 2024 की जो स्टडी है वो बताती है कि यूएसए के जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, यूएसए के स्टेट्स में ना तो एमिशन रिड्यूस करने से रिलेटेड कोई पॉलिसी है ना कोई रेगुलेशन है, अगर है तो बहुत मिनिमम लेवल पे रेगुलेशन है। तो देखो अपने ही कंट्री के अंदर ये जो है ये कोई भी पॉलिसी वगैरह अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन हमसे चाहते हैं कि हम जो है एकदम क्लीन एनर्जी पे आ जाए, जीरो एमिट करने लग जाए, ठीक है, और खुद एकदम एपेक्स लेवल पे करते हैं। तो यही जो है ड्यूअल स्टैंडर्ड जो है डेवलप्ड कंट्री अडॉप्ट करती है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखा है। और देखो ये तो आईपीसीसी रिपोर्ट भी बेसिकली यही कहती है कि अगर देखो यूएसए डिनायल कर देगा तो ग्लोबली तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो 20% कॉन्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड लेवल पे और इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ तो हमें पता भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखो यहाँ पे सिंपल चीज़ बताई है कि यूएसए हो गया चाहे यूरोपियन यूनियन हो गया, डेवलप्ड कंट्री जितनी भी है, कितना भी ये प्रेशराइज करे, हमें उन्होंने जो गैप छोड़ा है, ठीक है, उन्होंने जो गैप छोड़ा है उसको कंपनसेट नहीं करना चाहिए। मतलब वो जो एमिशन फैला रहे हैं हमें उसको रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी अदर डेवलप्ड नेशन है वो भी हमें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराने में फेल हो जाते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रोवाइड नहीं करा पाते। और देखो यहाँ पे सजेशन सिंपली और बहुत प्रैक्टिकल सजेशन दिया गया है कि भाई इंडिया को और जो ग्लोबल साउथ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उनको जो है अपने आप को डेवलप बनाने में फोकस करना चाहिए। जो भी डेवलपमेंटल गैप है, जैसे एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, इस पे फोकस करने की जरूरत है, ना कि एमिशन को रिड्यूस करने की, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ तो साफ है, क्या बहुत प्रैक्टिकल यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया है कि हमें अपने आप को इंटरनली डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, जो इंटरनली डेवलप्ड करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वो क्या कर रही है, अपने आप को डेवलप करे जा रही है, और हमारी डेवलपिंग कंट्री से उम्मीद करती है कि हम जो है उनके शेयर का जो एमिशन हो रहा है उसको भी हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये आ गई समझ, लेकिन हमें करने की ज़रूरत है ये अपने आप को डेवलप रिस्पॉन्सिबली कैसे, कि क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर को अडॉप्ट करने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि खुलेआम जो है धुआं फैलाएं हम, हमें यहाँ पे क्लीन एनर्जी को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जितनी हमारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे ग्रीन एनर्जी वाला जो कोड होता है, ग्रीन बिल्डिंग कोड जो होता है, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे अल्टीमेटली। देखो ग्रीन वाला जो है ग्रीन बिल्डिंग कोड बेसिकली किस चीज़ पे आधारित है, देखो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है फॉसिल फ्यूल से, ठीक है, एनर्जी है बेसिकली ना, तो एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है कि जो बिल्डिंग्स है उसको ऐसा डेवलप करने की ज़रूरत है कि उसके अंदर जो नेचुरल सनलाइट आए। जब जितनी नेचुरल सनलाइट आएगी तो उससे होगा क्या, उससे हम जो लाइट वगैरह जलाते हैं बिल्डिंग्स में वो कम हो जाएगी, उसका जो कंजम्पशन है कम हो जाएगा। तो ये क्या, यही तो रिस्पॉन्सिबली हम डेवलप कर रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग कोड, ठीक है, इसका यूज़ कर लेना जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट हो। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, और ये भी बता रखा है कि ये जो मल्टीलैटरलिज्म है, यूएनएफसीसीसी मल्टीलैटरलिज्म ही है, अभी भी हमारे लिए ज़रूरतमंद है। देखो क्यों ज़रूरतमंद है, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखो ये जो इंटरनेशनल क्लाइमेट टॉक है ये तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फेयर टर्म पे आना ही पड़ेगा, यूएसए की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ है, जैसे यूएनएफसीसीसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ये यूएसए और डेवलप्ड कंट्री को प्रेशराइज करने के लिए एक इंटरनेशनल फोरम हमें प्रोवाइड कराती है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो है यूएनएफसीसीसी हमें प्रोवाइड क्या कराती है, एक इंटरनेशनल फोरम हमें प्रोवाइड कराती है, ताकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है एटलीस्ट उनको प्रेशराइज तो करें, ठीक है। प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो जो है हमारे साथ नेगोशिएट करेंगे और हमारे टर्न पे कभी ना कभी तो आएंगे। तो ये जो हमारे इंटरनेशनल फोरम्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस अभी भी है, ये रिडेंडेंट नहीं हुए, यूजलेस नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। जैसे 2000 ये COP26 हुई थी ग्लासगो में, तो डेवलप्ड कंट्री जो थी वो फेज आउट कोल की तरफ वो कर रही थी, फेजिंग आउट कोल, मतलब क्या कि कोल को हटा देना चाहिए। देखो कोल को हटा देंगे तो हमारी तो पूरी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी।
तो इंडिया ने यहाँ पे नेगोशिएट करा था और फेज आउट को फेज डाउन कर दिया था कि सिस्टमैटिकली हमें क्या करना है, कोल का जो यूज़ है वो डाउन करना है। देखो यहाँ पे कोल का उन्होंने बोला, उन्होंने फॉसिल फ्यूल का नहीं बोला, क्योंकि वो तो गैस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, गैस भी तो फॉसिल फ्यूल है। अब यहाँ पे कोल बोल दिया क्योंकि पता है डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये मैक्सिमम कोल पे डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी के लिए। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री हो गई, जैसे यूएसए वगैरह हो गई, ये शैल गैस, ये गैस के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी के लिए। तो देखो बहुत चालाक हैं ये कंट्रियाँ, अपने फेवर के लिए करती है सारी चीज़, दिखा रही है कि भाई कोल को रिड्यूस कर रहे हैं, कोल को एकदम फेजिंग आउट कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहे हैं। तो यही चीज़ सारी यहाँ पे बता रखी है, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, जो भी हमने अभी डिस्कस करा सारी चीज़ कंक्लूजन में वही दे रखी है कि यूएसए का वीक पैटर्न, वीक कमिटमेंट, विड्रॉल वगैरह जो है ग्लोबल क्लाइमेट जो एक्शंस है उसको अंडरमाइन करती है। और मार्केट ड्रिवन जो सॉल्यूशन है, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज के जो सॉल्यूशन है वो इतने कारगर हो नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को तो आना ही आना पड़ेगा। तो पॉलिटिकली प्रेशर करने की ज़रूरत है यूएसए को, ताकि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव है उसमें उसको लाया जा सके, उसका क्योंकि उसका 20% कॉन्ट्रीब्यूशन तो उसको छोड़ना तो बनता ही नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना ही पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है क्या, UNFCCC की नेगोशिएटिंग कमेटी, ठीक है। तो कोप्स वगैरह होती हैं, उसमें इसको प्रेशराइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेम शेम वाली बात यहाँ पे वो करने की ज़रूरत है, वो करेंगे तो वो टर्म पे आएंगे। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये क्लाइमेट चेंज का क्या इशू है, यूएस से चला जाएगा, क्यों यूएस से इंपॉर्टेंट है, क्यों उसको इस टर्म में आना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कि क्या चीज़ है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, हमने अच्छे से ही डिस्कस करा है सारी चीज़ों को। सो बच्चों आपके लिए हमारा है आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 2 के लिए एस्से राइटिंग और बच्चे लिखने लग गए हैं बहुत अच्छे से। तो बच्चों आप भी स्टार्ट करो, आप क्यों पीछे रह रहे हो, आप भी आज ही लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि सारी चीज़ हमने ऑलरेडी समझ ली है। और जो पहले के जो डेली डिस्पैच से अगर आप देखते आ रहे होंगे तो आपने भी समझ ही लिया होगा सारी चीज़ों को। अब कनेक्ट करने की बारी है, और कनेक्ट होगा कैसे, कनेक्ट होगा यहाँ पे राइटिंग करने से, ठीक है। तो जल्दी से इसे लिखो, लिखने के बाद जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भेजो। जिसको नहीं पता डिस्कशन ग्रुप कहाँ है, तो देखो बच्चों ये जो CAPF लिखा हुआ है, लर्निंग CAPF, इस पर जब क्लिक करोगे, अच्छा इसकी PDF के लिए देखो, इसकी PDF के लिए आपको क्या क्या जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, तो टेलीग्राम के ग्रुप में जाके इसकी जो PDF है आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसरो 100 हमने कल थोड़ा सा देख लिया था इसरो के बारे में, आज थोड़ा सा अलग यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे। देखो इसरो ने अपनी जो सोवी जो वो मिशन है, मिसाइल कह रहा हूँ मैं, जो हमारा जो वो करता है, लॉन्च करता है, सेटेलाइट लॉन्च करता है, वो कर दी है, ठीक है। कौन सा इसने वो यूज़ करा है, GSLV F-15, ये याद रखना, GSLV F-15 जो लॉन्चर है उसका यूज़ करके सेटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च नेविगेशन सेटेलाइट करिए जिसका नाम क्या है, NVS-02, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने वाला है, इसको याद रखना। और कहाँ पे ये जाके सेटेलाइट उसको वो करेगा, जियो साइक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, जियो साइक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में करेगा, ठीक है। इसरो के चेयरमैन का नाम भी बता रखा है, वी नारायणा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ ली। देखो ये जो सैटेलाइट है बेसिकली जो हमारा नाविक है इसका पार्ट है। देखो नाविक नहीं पता होगा कई बच्चों को, नाविक क्या है। देखो जैसे GPS है ना आपका, GPS से मोबाइल में आप ट्रैक कर ले तो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो हमारा खुद का देसी भी है ये वाला, ये तो GPS तो USA का है, हमारा खुद का देसी भी है, उसका नाम है नाविक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाविक। देखो करता क्या है ये इंडिया को, जो हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम है नाविक, ये इंडिया का इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये जो PVT सर्विस प्रोवाइड कराता है 1500 किलोमीटर विद इन इंडिया, ठीक है। इसका याद रखना, इंडिया से बाहर नहीं है, BVA विद इन इंडिया है हमारा नाविक, 1500 किलोमीटर। PVT सर्विस मतलब पोजीशन, कहाँ पे आपकी कितनी वेलोसिटी चल रहे हो, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ हमारा नाविक प्रोवाइड कराता है। बेसिकली नाविक में 2 सर्विस है, एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो हमारे सिविल्स के लिए, सिविल्स मतलब जो हमारे आम लोग हैं, देसी जो हमारे नॉर्मल लोग हैं उनके लिए, और है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो हमारी मिलिट्री वगैरह के लिए। तो दोनों के लिए ही हमारा नाविक इंपॉर्टेंट है, मिलिट्रली भी और वैसे भी, ठीक है। अब जो हमारा नाविक है उसने रिप्लेस किसको करा है, IRNS सैटेलाइट को, RINS सैटेलाइट को, ठीक है, इसको रिप्लेस करा है। थोड़ा सा इसको भी याद रखना, ठीक है, इसको IRNSS सैटेलाइट को रिप्लेस करा है।
और देखो सैटेलाइट जितनी भी होती है ना, उनके अंदर एक क्लॉक होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। ये भी हमारी देसी बनी हुई है, इंडिजीनियस है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब इसके अलावा ये तो हमारा न्यूज़पेपर में दे रखा था, तो न्यूज़पेपर से थोड़ा सा हटके भी थोड़ा हम देखना पड़ता है। पूरे वर्ल्ड ओवर हमारी 4 जो है ग्लोबल सैटेलाइट्स हैं। ग्लोबल जो जीपीएस वाले जैसे सिस्टम होते हैं वैसे नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं। तो कौन सी किस की हैं, देखो जीपीएस जो है वो यूएसए की है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन की है, ग्लासनोस जो है रशिया की है, और बेड्यू किसकी है, चाइना की है, ठीक है। और 2 हमारी रीजनल है, एक नाविक हो गई इंडिया की और क्यूएस हो गई जापान की, ठीक है। तो इन 6 को थोड़ा सा याद रखना बच्चों हमेशा। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करो। देखो बच्चों, कमेंट करना मतलब होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अभी कल कितने बच्चों ने मिस कर दिया, ये डेली डिस्कशन था, मैं देख रहा था कमेंट नहीं करा बच्चों ने। जो बच्चे रेगुलर थे, देव इंक्लूडिंग देव हो गया, नितिन हो गया, इन दोनों ने मिस कर दिया कल। तो देखो बच्चों, मिस मत करो, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये रिवीजन है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, ठीक है। क्यों बोलते हैं भाई न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्यों बोलते हैं कि भाई अपने आप को करंट से भी रिलेट रखना है, क्योंकि ये सारे एग्जाम से रिलेटेड है। देखो एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, इतना याद रखना। और संडे का टाइम तो मैं तुम्हें देता ही हूँ बच्चों रिवाइज करने के लिए। तो जो भी काम होता है तुम संडे को करो, बाकी दिन तुम अपना रिवीजन जरूर करो, बाकी दिन तुम अपना स्टडी जरूर करो, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो 26 जनवरी हो गया है, बीटिंग रिट्रीट जो है वो भी हो गया है। कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, देखो रायसेन, दिल्ली के अंदर ही होता है वैसे तो, रायसेन हिल पे होता है, ऐसा नहीं है राजस्थान वगैरह में होता है। दिल्ली में रायसेना हिल जो है वहाँ पे होता है, विजय चौक पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना कहाँ पे होता है ये। यहाँ बेसिकली ये जो है, ये सेंचुरी ओल्ड जो जैसे मिलिट्री होती थी, रात शाम को बेगल बजा के अलग अलग हो जाती है, अपने टेंट में जाके सो जाती थी, तो वैसे ही ये जो है रिट्रीटिंग, ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, ठीक है। कहाँ होती है सब देख लिया। अब क्लोजिंग और ओपनिंग ट्यून थोड़ा देख लेते हैं। जो ओपनिंग ट्यून थी, क्योंकि जब ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही थी, तो जब स्टार्ट हुई थी तो कदम पे कदम, कदम कदम बढ़ाए जा जो है प्ले हुआ था, और उसके बाद जब एंड हुआ था तो सारे जहाँ से अच्छा करके यहाँ पे एंड कर दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। अब देखो 26 जनवरी के अंदर बेस्ट मार्चिंग जो थी कंटीजेंट कौन सी थी, हमारी थी जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट, बेस्ट जो थी एकदम आर्मी की जम्मू कश्मीर राइफल। और पैरामिलिट्री की बात करें, सेंट्रल पुलिस फोर्स की बात करें तो दिल्ली पुलिस थी, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस की बात करें तो दिल्ली पुलिस थी। और आर्मी में मतलब हमारी जो मेन फोर्सेस हैं, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, हमारा आर्मी हो गया, उसमें जो बेस्ट रेजिमेंट थी वो कौन सी थी, जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट, ठीक है। अब ये जो झांकियाँ निकलती है, टेबलेक्स जिसे बोलते हैं, उसमें जो बेस्ट झांकी थी वो थी उत्तर प्रदेश की। महाकुंभ को दर्शा रखा था यहाँ पे। थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है। थीम्स वगैरह को थोड़ा सा याद रखना है। 2nd नंबर पे त्रिपुरा, 3rd नंबर पे आंध्र प्रदेश। और कौन सी मिनिस्ट्री की जो झांकी बेस्ट थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की, ठीक है। थीम क्या थी उसकी, थीम थी उसकी जनजातीय गर्व वर्ष, ठीक है। जनजातीय गर्व वर्ष जो मिनिस्ट्री की थी, कौन सी मिनिस्ट्री थी, ट्राइबल मिनिस्ट्री थी। कि बेस्ट मार्च किसका था, आर्मी का था, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। बेस्ट झांकी किसकी थी, उत्तर प्रदेश की थी, महाकुंभ वाली, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। 3rd है हमारा पीएम सूर्य घर स्कीम, हर घर बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, वही वाला, ठीक है। ये अभी न्यूज़पेपर के अंदर आया था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। वैसे है तो थोड़ी सी पुरानी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो 75 करोड़ का अप्रूवल मिला है भाई मुफ्त बिजली योजना को, हर घर सूर्य घर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। 1 करोड़ फैमिली को बेसिकली यहाँ पे जो है सोलर प्लांट, वो जो पैनल्स होते हैं वो लगाएंगे यहाँ पे। कौन सी मिनिस्ट्री इसको डील कर रही है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री। इंप्लीमेंट कौन करेगी, नेशनल लेवल पे एनपीआईए करेगी, स्टेट लेवल पे स्टेट आईए करेगी, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया हमारा। मिनिस्ट्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है वैसे, मिनिस्ट्री पूछते रहते हैं। देखो इसके अंदर 2 मॉडल है, इसको अप्लाई करने के 2 मॉडल है, एक रेस्को मॉडल है, एक यूएलए मॉडल है। रेस्को मॉडल में प्राइवेट कंपनी तुम्हारे घर लगाएगी और यूएलए मॉडल में गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। और वही लगाने के बाद तुम्हें कोई खर्चा देना नहीं पड़ेगा, जो है बिजली वगैरह जितना तुम्हारा बिल आता है वो देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अगर बिजली प्रोड्यूस होती है तो उसका तुम्हें इंसेंटिव वगैरह मिलेगा। तो यही चीज़ है, मोटा मोटी सब्सिडी मिलेगी, अगर तुम लगवाओगे सब्सिडी मिलेगी। देखो ये डिपेंड करता है, सब्सिडी एक जैसी नहीं है इसके अंदर, सब्सिडी एक जैसी नहीं है, ये वॉट के ऊपर डिपेंड करता है। 2 किलो वॉट तक लगवाओगे तो 60% तुम्हें सब्सिडी मिलेगी, और अगर तुम 3 किलो वॉट तक लगवाओगे तो 40% सब्सिडी मिलेगी। और इसका जो कैप है वो 3 किलो वाट तक है, इससे ज़्यादा का नहीं लगवा सकते।
30,000 मिलेगी 1 किलोवाट पे, 60 मिलेगी 2 किलोवाट पे, 78 मिलेगी 3 किलोवाट पे, ये यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करो इसको। नेक्स्ट है हमारा E20 ब्लेंडिंग। E20 ब्लेंडिंग, देखो E20 ब्लेंडिंग हम अगस्त में हमने डिस्कस करा था 6 महीने पहले। ठीक है, 6 महीने थोड़ा सा मतलब 4-5 महीने पहले डिस्कस करा था। अगर उसके अंदर भी कुछ चीज़ें आई थी तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लेके आऊँ, आपको वो देखना हो तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करो E20 ब्लेंडिंग पे। जैसे ही ये सफारी पे खोलोगे ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। हम पढ़ते हैं अपना E20 ब्लेंडिंग अभी वाला। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यही बता रखा है कि इंडिया जो है E20 ब्लेंडिंग में था क्या कि हम जो है 20% जो है एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के अंदर 2025-26 तक। तो ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हमारा प्रोग्राम था ये हम अचीव करने वाले हैं, ये यहाँ पे बताया है। ठीक है, E20 ब्लेंडिंग मतलब इथेनॉल वाला जो हमारा टारगेट था कि 20% जो इथेनॉल है उसको हमें ऐड करना है इसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, वो हम टारगेट जो है अचीव करने वाले हैं। ये बेसिकली यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी जो है उन्होंने बताया। अब इसका जो टारगेट है उसको रिवाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा नुकसान तो थोड़ा समझ लो। देखो इसमें पॉजिटिव्स क्या होते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग में, पॉजिटिव्स यही है कि भाई जो हम पेट्रोल है वो तो इंपोर्ट करते हैं, अब हम जो है 20% जो अपने देश में ही बनाने में लग जाएंगे तो जो हमारा इंपोर्ट बिल है, जो हमारा डॉलर है वो बच जाएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। इसमें नेगेटिव्स क्या होते हैं, देखो बना इसे रहे हैं हम, किससे, खाने से बना रहे हैं, जो हमारे अनाज वगैरह होता है ना उससे बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। तो ये मोटा मोटी थोड़े से पॉइंट है, थोड़े से ध्यान में रखने होते हैं, कभी कुछ पूछे तो ये पता होना चाहिए। चलो अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इथेनॉल क्या चीज़ है, बायोफ्यूल है बेसिकली। तो हमारे यहाँ पे बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन से बनता है। फर्स्ट जनरेशन से में होता क्या है, जितने भी ईडेबल आइटम्स हैं, ठीक है, जितने भी ईडेबल आइटम्स हैं मतलब जो खाने वाले आइटम है, जैसे हमारा गन्ना हो गया, कॉर्न हो, भुट्टा हो गया, हमारा स्टार्च हो गया, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम बायोफ्यूल बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में ये आता है। ठीक है, उसमें होता क्या है, देखो जो भी फूड आइटम्स होते हैं कार्बन सब में होता है। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ है वो कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जो हमारा पेड़ है, पेड़ क्या करता है, पत्तियों से कार्बन एब्जॉर्ब करता है ना, और उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन निकाल देता है। तो जो फ्रूट आएगा तो उसमें तो कार्बन होगा ही होगा, डेफिनेट सी बात है, किसी को भी पता होगा। ठीक है, तो जो हमारा फ्रूट्स होंगे उसमें कार्बन होगा ही होगा, क्योंकि जो पेड़ है वो तो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फ्रूट एब्जॉर्ब करके कहाँ पे फेंकेगा, जो फ्रूट्स होंगे, जितने भी उसके प्रोडक्ट्स होंगे, सबके अंदर कार्बन होगा। ठीक है, तो हाई कार्बन कंटेंट होता है किसके अंदर, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के अंदर। जो हमारा सेकंड जनरेशन है उसके अंदर जो भी बचे कुछ फूड क्रॉप्स हैं, जैसे कि गन्ना पिस लिया, उसके बाद जो हो गया, जो हमारा चावल होता है उसका जो हस्क होता है वो हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे जब हम बायोफ्यूल बनाएंगे तो ये क्या है, ये सेकंड जनरेशन हो गया। ठीक है, इससे हमारी फूड सिक्योरिटी भी बच जाएगी, लेकिन हम फर्स्ट जनरेशन से बनाते हैं अभी। तो इसमें ग्रीन हाउस कंटेंट ज़्यादा होगा, कम होगा, फर्स्ट से कम होगा डेफिनेटली। थर्ड जनरेशन में क्या करते हैं, थर्ड जनरेशन में हम फूड से बनाते ही नहीं है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं, जैसे एल्गाई वगैरह हो गया। ठीक है, उससे हम बायोफ्यूल बनाते हैं। तो ये कार्बन न्यूट्रल होता है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल क्या होता है बच्चों, कि जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 मतलब क्या, न्यूट्रल, जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल। तो हमारा थर्ड जनरेशन का जो कार्बन फ्यूल है, बायोफ्यूल है, वो क्या है, कार्बन न्यूट्रल है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आता है, वो हम क्या करते हैं, जो जीएम क्रॉप्स होते हैं उनसे बनाते हैं। ठीक है, ये कार्बन नेगेटिव है। ये क्या है, कार्बन नेगेटिव। कार्बन नेगेटिव क्या, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, प्रोड्यूस कम कर रहा है, ये है कार्बन नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल हमने समझ लिया। उसके बाद बायोफ्यूल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, देखो बायो एथेनॉल होता है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से प्रोड्यूस होती है वो देख लो। बायो इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, बायोगैस हो गई। ठीक है, ये कॉमन हमारे बायोफ्यूल है जो यूज़ होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होता है बायो इथेनॉल, हमने देख लिया था, कॉर्न और शुगर केन, इसको थोड़ा सड़ा देते हैं, फ्रेगमेंटेट कर देते हैं, उसके बाद ये प्रोड्यूस हो जाता है हमारा बायो एथेनॉल। ठीक है, बायोडीजल कैसे होता है, बायोडीजल देखो वेजिटेबल ऑयल से बनता है बेसिकली, या देखो ये जो हमारे एनिमल फैट हो गया, इसको ट्रांसटिफिकेशन प्रोसेस से, इस प्रोसेस का थोड़ा सा नाम याद रखना, ट्रांसटिफिकेशन प्रोसेस से बनता है, ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से बनता है। बायो एथेनॉल कौन सी प्रोसेस से बनता है, ये मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। ठीक है, बायो एथेनॉल बनता है हमारा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से,
बायोडीजल बनता है हमारा ट्रांसटिफिकेशन प्रोसेस से, और जो बायोगैस है ये हमारा बनता है किससे, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से, ठीक है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से। एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, देखो ऑक्सीजन के बिना जो डिकम्पोजिशन होती है उसे कहते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, इतना याद रखना, इनसे ये बनता है, ठीक है। तो बच्चों अब ये है क्वेश्चन हमारा 3, इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। 3 है ना बच्चों, हाँ बिल्कुल नहीं ये 4 है, देखो 4 है, हाँ 4 है, ये वाला 4 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो कि इसका आंसर क्या है, आपको पता है तो, नहीं पता तो ये देखो यहाँ पे क्लिक करना E20 पे, जो हमारा अगस्त वाला खुलेगा, 21 अगस्त का जो हमारा डेली डिस्पैच खुलेगा, उसमें जो बायोफ्यूल वाला है उसको पढ़ लेना, उसके बाद ज़रूर आंसर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आज का ये लास्ट है, बेसिकली बीजिंग के अंदर अभी पता है आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ईयर है ये स्नेक ईयर है, ठीक है, ये जो ईयर है ये स्नेक ईयर में आता है। इससे पहले वाला जो था उसको ड्रैगन ईयर में वो सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। पहले वाला कौन सा था, ड्रैगन, और अभी वाला कौन सा, स्नेक। बस यही थोड़ी सी न्यूज़ आ रखी थी बीजिंग की, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और बच्चों फिर आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।